वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 7वां बजट पेश कर दिया है। लगभग 1 घंटे 23 मिनट तक चले इस बजट भाषण के दौरान कई ऐलान निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए। मोदी 3.0 का जो बजट रहा वो कितना लोक लुभावन रहा, कितना राजनीति के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहा है, तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब सरकार का पिटारा खुला है, सरकार के पिटारे में से बहुत कुछ हर एक वर्ग के लिए लाने की कोशिश की गई है और जाहिर है कि इसे बताया जा रहा है ड्रीम बजट। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है, इसे ड्रीम बजट बताया जा रहा है और इसके साथ ही शानदार बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। लेकिन इसी के साथ इस बजट को करना होगा डिकोड। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ऐलान इस बजट में किए गए हैं उनका जिक्र आपके सामने करेंगे, क्योंकि 1 घंटे 23 मिनट का ये जो भाषण है वो एक तो सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी सी राहत लेकर आया है। जो नया टैक्स रिजीम है उनको चुनने वालों के लिए एक राहत लेकर आया। इसके साथ ही इंटर्नशिप का एक प्रोग्राम जिसमें 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी, इस बात का ऐलान किया गया। साथ ही ये भी कहा कि महंगाई को काबू में करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखा गया है। सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री की तरफ से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ कंपनीज को दिए गए हैं, इसका भी जिक्र बजट भाषण में किया गया। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है और साथ ही जो विवाद होते हैं उनके निपटारे के लिए एक एडिशनल ट्रिब्यूनल बनेगा, इस बात का भी जिक्र किया गया। देखिए, नई टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं। उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोदी 3.0 का बजट किसके लिए कितनी खुशखबरी लेकर आया है, और जैसा कि सुबह से हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सबकी अपनी एक विश लिस्ट है। हर किसी को लगता है कि मेरी इच्छा, मेरी विश लिस्ट पूरी हो और उस पर ग्रीन टिक हो, लेकिन वो ग्रीन टिक क्या हर एक सेक्टर के लिए पूरा हुआ? खासतौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बड़े ऐलान इस बजट में शामिल किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री महिलाओं की बराबरी, लीडरशिप की बात लगातार करते रहते हैं और ऐसे में महिलाओं को बढ़ावा देने की कोशिश एक बार फिर से मोदी 3.0 के बजट के जरिए की गई है। सरकार सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसका जिक्र किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है, गरीब, महिला, युवाओं पर फोकस इसी के साथ किया जा रहा है। और इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें एक इंस्टेबिलिटी है, लेकिन उसको दूर करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इधर चमकती दमकती नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर ये ऐलान किए गए। सरकार सभी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि जो विजन ऑफ 2047 जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसी विजन ऑफ 2047 के लिहाज से इस बजट को सामने रखा गया है। सरकार की 9 प्राथमिकताएं जिसका जिक्र निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है। कैसे आने वाले 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ होगा, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को फायदा पहुंचाना सरकार का मकसद है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लोन के लिए हर साल 1 लाख ई वाउचर्स का ऐलान किया गया है। क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, देखिए, सोलर सेल, सोलर पैनल, लगातार इसको और ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे थे, उसको सस्ता कर दिया गया है। मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर सस्ते कर दिए गए हैं। कैंसर दवाइयां और एक्सरे मशीन, क्योंकि जिस तरीके से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और उसका जो इलाज है वो बहुत महंगा होता है, ऐसे में उसको सस्ता करने की कोशिश। सोना, चांदी, तांबे से बना हुआ सामान सस्ता किया गया। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। 1 करोड़ घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली की बात की गई है। लिथियम को सस्ता कर दिया गया है। चमड़े से बने हुए सामान को सस्ता कर दिया गया है। जो कैंसर की दवाओं का मैंने जिक्र किया, उसमें 3 दवाएं ऐसी हैं जिनको कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। ईवी वाहन को सस्ता, फिश और फिश प्रोडक्ट सस्ता, कैंसर की 3 दवाएं सस्ती। तो देखिए, जल्दी से हमने रैप अप आपके सामने किया कि आखिर जो बजट में ऐलान किए गए उसमें सस्ता महंगा क्या और किस तरीके से बदलावों को करने की कोशिश की गई। तो आइए, मोदी सरकार का 3.0 जो बजट है उसको करते हैं डिकोड। राजीव गुप्ता इकोनॉमिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोनिका सूद, आप सीईओ हैं नवजीवन ग्रुप की, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शिप्रा वालिया इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति मेरी सहयोगी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष कुमार जैन बिजनेसमैन हैं, थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ वो मौजूद होंगे। लेकिन आइए, क्योंकि सबसे पहले सबसे आसान तरीका इस बजट को समझने का क्या है, उसी सवाल के साथ सभी मेहमानों के पास जाती हूं। सबसे पहले राजीव गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मोदी 3.0 के बजट को आप देते हैं और कितना शानदार बजट या ड्रीम बजट जैसा कि बीजेपी कह रही है, आप इसको देखते हैं?
मेरा हमेशा से मानना रहा है और मैं अभी भी वही मेंटेन कर रहा हूँ कि एक सोची समझी नीति के तहत हमारा बजट चलता रहा है पिछले 10 सालों से, उसी तरह आगे भी चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे 11,000 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है जो कि माना गया है। उससे जो बेनिफिट्स एक्रू होते हैं वो पहले भी हमें दिखाई दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए राहत दी गई है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए गए। एग्रीकल्चर में हमारी प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि कहाँ पे मैं जिस कहते हैं हम बिहार में बाहर है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। सुन रहे थे, बिहार के लिए बाहर है और ये बात सच है। बिहार के लिए बाहर आज के इस टैग जो आज ever seen in terms of 4 sectors, 4 important wings the central government has tried to strengthen. One is the poor and weaker sections of the country, the agricultural sector and the farmers and the women of the country and also the youth. And if you see, तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते रहेंगे। लेकिन बजट की 10 बड़ी बातें। सबसे पहले एक तो देखिए महंगा सस्ता क्या हुआ। सैलरी क्लास के लिए जो नया टैक्स रिजीम है उसमें इनकम टैक्स को 7,75,000 तक के लिए फ्री कर दिया गया है और इससे लगभग 17,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर इसको बढ़ा दिया गया है। जो पहली नौकरी वाले हैं उनके लिए ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों के लिए 15,000 रुपए की मदद की 3 किश्तों का जिक्र किया गया है। एजुकेशन लोन से लेके बिहार और आंध्र प्रदेश की, क्योंकि गिरिराज सिंह ने बात की। लेकिन कमिंग बैक टू द नंबर, राजीव जी आपकी पूरी बात के लिए मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन अदिति आपके पास आते हुए जो अभी गिरिराज सिंह ने कहा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रतिक्रिया भी है, बिहार और आंध्र प्रदेश वाकई में दोनों के लिए बाहर है और ऐसा कहा जा रहा है कि साथियों के लिए अंबार पैसे का खोल कर रख दिया। इसको दूसरी तरीके से देख लेते हैं भाई, जाहिर तौर पे जिन राज्यों में सरकारें आई हैं वहाँ डबल इंजन की बात होती है, इसलिए होगा। और अगर बिहार की बात है तो वहाँ तो चुनाव भी है और आप इकोनॉमिकली, जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, फाइनेंशियली इसको देख रहे हैं तो जाहिर तौर पे इसका राजनीतिक मैसेज भी है। अब आप देखिए नालंदा के डेवलपमेंट की बात तो हो ही चुकी थी, लेकिन बजट में फिर उसको स्पेसिफाई किया गया है। इसके अलावा आप बिहार को अगर आप चाहे फार्मर के लिहाज से देखें, प्रोडक्टिविटी प्रायोरिटी बजट में देखें, एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें, स्किलिंग बजट में देखें, आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं बिहार का नाम हर जगह दिख जाएगा। एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा सबसे बेहतर बात आप देखिए पटना पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, बोधगया, राजगिरी, दरभंगा एक्सप्रेसवे टू बी डेवलप्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसका डेवलपमेंट है। न्यू मेडिकल कॉलेज एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार विल बी कंस्ट्रक्टेड। आप देखिए बिहार के लिए क्या बाहर है। इसके साथ साथ मल्टीलैटरल बैंक सपोर्ट टू बिहार, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और उसके ज्यादा अगर हम आगे जाते हैं तो ऐसा नहीं है, और डिटेल्ड में मैं आपको कुछ खास यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रही थी। जैसे अभी एक नारा चला था, अब की बार मोदी सरकार वाला, जो हमेशा से चलता रहा है, तो अभी ठीक बजट के बाद कहा जा रहा है अब की बार आंध्र बिहार, तो बिल्कुल। और देखिए ऐसा नहीं है, आसाम के लिए दिया गया है असिस्टेंस फॉर आसाम फ्लड मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश के लिए असिस्टेंस दिया गया है, उत्तराखंड के लिए असिस्टेंस दिया गया है। इसके साथ अच्छा वहां पे सरकारें भी हैं और जाहिर तौर पे बजट के लिहाज से और वहाँ ये सब जरूरी भी है। इसके अलावा सिक्किम सरकार आई है, सिक्किम को दिया गया है। तो डबल इंजन का मैसेज है यहाँ पर कि अगर वहां पर सरकारें होंगी तो केंद्र सीधा ध्यान रखेगा एक बार फिर। और यही जो सीएम कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें भी इन बातों को बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। टूरिज्म आप देखिए, विष्णु पथ टेम्पल एट गया एंड महाबोधि टेम्पल इन बोध गया विल बी कंस्ट्रक्टेड लाइक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो आप बिहार को देखिए कितना ज्यादा फोकस, इसीलिए बिहार में बाहर है और बिहार में आने वाला चुनाव है। जल्दी से आउट ऑफ 10 कितने नंबर अदिति इस बार? शायद मेरा देना शायद पूर्णिमा ठीक नहीं होगा, लेकिन जाहिर तौर पे सबसे बेहतर बात नरेंद्र मोदी सरकार की ये होती है कि इम्प्लीमेंटेशन हमेशा होता है। और क्योंकि वो बात ही पुराने कागज को लेकर करते हैं, हर बार वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताते हैं, तो अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका 70% भी हो जाता है तो ये डेवलपमेंट की राह पर है। और फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जब हमको तीसरी इकोनॉमी तक पहुंचना है उसके लिए हमें AI, उसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, बेसिक
इकोनॉमिकली 1 करोड़ नौकरियों का जो प्रावधान है उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तब ये सब अगर इम्प्लीमेंटेशन 70-75% होता है तो हम बहुत जल्द हमारा जो आंकड़ा है तीसरे अर्थव्यवस्था तक बिल्कुल वो पहुंच जाएगा, और जिस जीडीपी का टारगेट जो बताया जा रहा है उसको भी हम इसी के आधार पर अचीव कर पाएंगे। डॉक्टर मोनिका सूद, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि 2 बड़े ऐलान टैक्स पेयर्स के लिए किए गए। सबसे पहले तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आप देती हैं इस पेश किए गए बजट को, और लेमैन लैंग्वेज में पूछती हूं कि ये बजट कितना अच्छा है आम लोग के लिहाज से, क्योंकि टैक्स पेयर्स के लिए ऐलान है और उसके अलावा बहुत सारे ऐलान अलग अलग कैटेगरीज के लिए की गए, फिर चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, किसानों के लिए हो, या फिर महिलाओं के लिए हो, या फिर यूथ के लिए हो, इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्योंकि उनको स्किल्ड होना है, उनको नौकरी पाना है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चाहूंगी कि जल्दी से अगर आप उसको एक सम अप कर पाएं, कितने मार्क्स देती हैं? जैसे मेरा मार्क्स है ना तो इतना ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगी। जैसे कि इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हरियाणा नाम तक नहीं लिया, कुछ नहीं मिला इनको, और पंजाब को तो दुश्मन जैसे ट्रीट किया है इन लोगों ने, और कोई भी मदद पंजाब को यहाँ से नहीं मिल रही। धन्यवाद। पंजाबी में पूर्णिमा कनाडा से लौट आए हैं। हाँ। देखिए, पंजाब को दुश्मन की तरह ट्रीट किया, ये अपने आप में एक बहुत ही अग्रेसिव स्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती है, सभी राज्यों को साथ लेके। ये तो तब है पूर्णिमा जब ये मुख्यमंत्री उस पीरियड में रहे जब इनकी कांग्रेस की सरकार चली गई, इन्हीं के आने के बाद। उसके बाद ये कनाडा चले गए, सुध तक नहीं ली हारने के बाद, और फिर जाहिर तौर पे ये बयानबाजी चुनावी है और राजनीतिक है तो दी जाए। चलिए मोनिका जी अपनी बात को पूरा करेंगे। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये तो बहुत कमाल की बात होगी कि ये सरकार 3.0 अपना जो थर्ड इकोनॉमी बहुत कुछ एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा खजाना का एक बजट खोल दिया। बिहार बम बम हो गया, जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है, तो अब हमारा गोरखपुर भी बाढ़ से बचेगा। ये एक ऐतिहासिक बिहार के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, राजगीर के लिए ऐतिहासिक बजट हमने नहीं उम्मीद की थी। इतना शानदार बजट है, पूरा आप देखिएगा कैसे शेयर मार्केट सब कुछ अब कितना शॉर्ट अप करेगा। बहुत अच्छा। मोनिका जी, हाँ तो शानदार है। अब मैं आती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है इस बजट में, तो उसमें से हमारे देश में 48% महिलाएं हैं। इन 48% महिलाओं में सिर्फ आज स्टूडियो में 100% हैं, बाहर जरूर हमारे साथ एक मेल है, लेकिन स्टूडियो में 100% है। जी मैं मानती जब आपने शुरू किया मैं यही सोच रही थी कि इस टाइम हम जी, तो उसमें से सिर्फ 18% महिलाएं हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट रोज़गार मिल रहा है। उसमें से स्किल्ड अनस्किल्ड बहुत महिलाएं हैं। मैं इस चीज़ से थोड़ा डाइवर्ट होंगी और बोलूँगी कि हमारे देश में 30% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो कि इस समय अनस्किल्ड हैं और एजुकेशन के लेवल पे भी नहीं हैं। तो जो 2,66,000 करोड़ का मोदी जी ने एलोकेशन करवाया है ग्रामीण क्षेत्र को, उसमें अगर हमारी ग्रीन इंडस्ट्रीज खुल जाएं। जो अंतरिम बजट आया था उसके साथ में दूसरा चरण है, लेकिन इस दूसरे चरण में जिस तरह से देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देश के युवाओं को और अधिक रोजगार के साधन संसाधन मिले हैं, वो और अधिक स्वरोजगारी हों, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की गति और बढ़े, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के साथ साथ में एग्रीकल्चर और टूरिज्म इन दोनों सेक्टर्स पे विशेष, और एमएसएमई इन तीनों सेक्टर्स पे विशेष रूप से फोकस किया गया है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर हैं तीनों जो देश की जीडीपी में ग्रोथ तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में रोजगार के अवसरों का भी सृजन करते हैं। और मैं आज के इस बजट के लिए, इस निर्णय के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन सर, ऑपोजिशन जिस तरीके से कह रही है कि एलए पार्टी को खुश करने के लिए किया है, इसमें कुछ कहेंगे सर? एक इंग्लिश में तो देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत को इस वक्त आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी, और जाहिर बात है कि सरकार की तरफ से जो जारी किया गया बजट है, और ये बजट को वो पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बजट जिस बात का ऐलान किया गया है, इससे पहले लगातार सरकार ये कह रही थी कि ये बजट विजन ऑफ 2047 के तहत होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, और इसके साथ ही जो भारत अपना टारगेट अर्थव्यवस्था के लिहाज से, अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिहाज से जो किया जा रहा है, उसके हिसाब से इस बजट का ऐलान किया जाएगा।
मोनिका जी अपनी बात को पूरा करेंगे जब। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए। जैसे कि मोदी जी ने इस बार इतना एलोकेशन किया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अपस्किल करना पड़ेगा, ऐसी ग्रीन इंडस्ट्रीज़ लेके आएंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर हम लोग आयुष के थ्रू और आयुर्वेदा को ज़्यादा बढ़ावा दे ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड महिलाएं और को रोजगार मिले, तो उससे एक तो हमारा कंजर्वेशन होगा एनवायरनमेंट का, दूसरा हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा ही, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और एक ग्रामीण क्षेत्र सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएगा। क्योंकि अगर वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, एमएसएमई आएगा, या हमारा एमएसएमई के तहत हमारे मेडिकल फार्मा खुलेगा एलोपैथी में या आयुष में, आयुर्वेदा में, तो उससे क्या होगा कि अस्पताल खुलेंगे, डॉक्टर्स आएंगे, फार्मास्यूटिकल्स होंगे, जिससे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इंक्रीज़ होगा। और इस समय महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का सपना है। दूसरा, महिलाओं ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है पिछले सालों में, कुछ जब से हमारी मतलब इंडिपेंडेंस हुआ है तब से महिलाओं ने बहुत कुछ टॉलरेट किया है। तो इस समय हमें अपने महिलाओं पे फोकस करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस। माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है, ताकि विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन है, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफ़ी आसानी दी जाएगी। साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम। तो देखिए, उम्मीद से अच्छा बजट है ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि सरकार को ये उम्मीद थी कि वो अच्छा ही बजट पेश करेंगे और वैसा ही 3.0 जो बजट सामने आया है उसको लेकर, लेकिन एक्सपर्ट्स की तरफ से जानना जरूरी है। शिप्रा वालिया, आपके पास आते हुए मैं आपसे टैक्स स्लैब को लेकर सबसे पहले बात करना चाहूंगी। 2 बड़े ऐलान उसको लेकर किए गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में, क्योंकि पिछली बार हमने देखा जो ओल्ड टैक्स रिजीम था, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए सरकार को। ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम पर टैक्स पेयर्स आ जाएं। अब उसके लिए शायद ये एक तरीका है कि न्यू टैक्स रिजीम में हम बदलाव करते हुए वो ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथ कर दें। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में ये ऐलान कितने इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से उस सैलरीड क्लास के लिए जिसको चाहिए था कि एक बड़ी छूट उनको मिले। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन्होंने लेके आए हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम को, तो ओल्ड टैक्स रजीम में जब एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा होता है तो बहुत सारे डिडक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। कन्वेंस अलाउंस अवेलेबल है, LTA अवेलेबल है, HRA अवेलेबल है, जो न्यू टैक्स रजीम में कुछ भी अवेलेबल नहीं था। और फिर उसके बाद आपको डिडक्शंस मिलती थी ATC की, ATD की, वो 2 लाख का नीचे एग्जम्पशन मिल जाता था। तो जब कंपेयर करते थे न्यू टैक्स रजीम और ओल्ड टैक्स रजीम में, तो अभी भी मोर देन, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि 58% न्यू टैक्स रजीम में रिटर्न्स फाइल हुई हैं, लेकिन वो 42% के लिए अभी भी वो ओल्ड टैक्स रजीम ही बेनिफिशियल जा रहा था। तो उसको भी ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए अब इन्होंने न्यू टैक्स रजीम में एक तो 2 स्लैब्स में 1-1 लाख रुपए की एग्जम्पशन फर्दर बढ़ा दी, और उसके बाद उन्होंने ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 बढ़ा दी। ये 75 जो 25,000 का बेनिफिट आया, ऑल्दो ये कॉम्पनसेट नहीं करेगा, क्योंकि जिनको HRA मिल रहा है उनको लैक्स में मिल रहा है, या LTA का बेनिफिट मिल रहा है, या और आपको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, वो अगर सब कुछ किसी का भी मिला ले तो 4.5 लाख, 1 लाख से 4.5 लाख के बीच में बैठता था। तो उसकी कंपैरेटिवली ये 25,000 का बेनिफिट ज्यादा नहीं है। तो 25,000 ऊपर और 17,500 37,500 का उनको बेनिफिट जरूर मिला है, लेकिन ये ल्यूक्रेटिव ऑप्शन जरूर बन गया है, क्योंकि आपके बहुत सारे टैक्स पेयर्स अब 15% के स्लैब में आ जाएंगे। राइट।
तो वो जो स्लैब रेट चेंज होने की वजह से बेनिफिट आएगा, उससे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स एंड रिटर्न फाइलर्स भी बढ़ेंगे। ये जो 3 से 7 लाख का जो 5% में किया गया है, इसमें कितना फायदा हो रहा है? 1 लाख के बढ़ गया ना, बढ़ गया, 5% आ गया 1 लाख के ऊपर सीधा सीधा, तो 5,000 का बेनिफिट टैक्स में आपको कम हो गया सीधा। लेकिन ल्यूक्रेटिव है, ल्यूक्रेटिव से इसीलिए ना कि जैसे ही आपका स्लैब कम हुआ, मैंने आपको बताया उधर 2 लाख का एग्जम्पशन आपको मिलता है, एटीसी एटीडी ये सब मिलता है, ऊपर माइनस हो जाता है। इधर न्यू टैक्स रिजीम में वो माइनस नहीं होता था, लेकिन 25 ऊपर मिल गया और 17,500 का ये बेनिफिट मिल गया, तो 15 लाख से नीचे वालों के लिए फिर भी अभी ल्यूक्रेटिव बना हुआ है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक लेवल के बाद 15 लाख के ऊपर ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिट आता था। तो फिर अगर जब उन दोनों का कंपैरिजन करते जाएंगे तो वो धीरे धीरे, इसी साल में तो नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश भी वैसी है, मुझे लगता है कि धीमे धीमे, जैसे मैंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथ कैसे रख सकते हैं, ये उसकी कोशिश की गई है। आशीष कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सॉरी, एक चीज और बोलना चाहते हैं। देखिए अब क्या है ना, इतने सालों से हमारे देश में सबको आदत है डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की। अब एकदम से आप किसी को कुछ खाना देते रहेंगे और छीन लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात है मैम, क्योंकि आप टैक्स पेयर्स की अगर संख्या देखेंगे वो बहुत कम है। टोटल 8 करोड़ के लोग, पूर्णिमा जी मैं बताती हूँ, रिटर्न्स भरते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 करोड़ लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। 5 करोड़ लोग सिर्फ 5 करोड़ लोग सिर्फ रिटर्न भर रहे हैं, और वो भी इसलिए भर रहे हैं क्योंकि वो मैंडेटरी है। जिस दिन वो मैंडेटरी लिमिट हटा देंगे तो वो रिटर्न भी नहीं भरेंगे। नहीं तो क्या इस पर भी काम करने की जरूरत है कि टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़े एट द सेम टाइम? कोशिश तो कर रहे हैं, तभी तो इन्होंने जितने, अगर आप देखेंगे जो बजट में अमेंडमेंट चाहिए, मैं अभी आपके सामने ये पढ़ रही थी, ये मेमोरेंडम पढ़ रही थी मैं बजट का, 112 पेज का सिर्फ मेमोरेंडम है जो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक्सप्लेन कर रहा है। तो बहुत डिटेल्ड बजट उन्होंने जरूर बनाया है, अदर देन सारे जो आपके सेक्टर्स को बेनिफिट्स दिए हैं उसके अलावा बेनिफिट्स। लेकिन मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में आपको कह रही हूँ, लोग ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हम इतना दे देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका जीएसटी का रेट 28% है, डायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे हैं, डायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हैं, और उसमें फिर बिजनेसमैन तो अगर किसी के लिए कुछ वो नहीं है, पर बिजनेस सर्विस क्लास ही कहता है कि बिजनेसमैन तो अपने आप के एक पतली गली निकाल लेता है, तो सर्विस क्लास क्या करेगा? तो जो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो बायस्ड। अगर मैं सर्विस में हूँ, मैं नौकरी में हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ, और पूर्णिमा बिजनेस कर रही है, बराबर हम कमाते हुए भी मैं टैक्स दे रही हूँ और वो नहीं दे रही। बिल्कुल जाहिर तौर पे, बिल्कुल सही बात है। और उस पर भी पूर्णिमा जी अगर बिजनेस कर रही हैं तो वो 25% का टैक्स रेट पे कर रही हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो 2 साल पहले तक इंडिविजुअल्स जो थे 42% तक का टैक्स पे कर रहे थे, जिसको 39% लाए थे। तो इन एनी केस उनको खर्चे भी मिल रहे हैं, उनका टैक्स रेट भी कम हो रहा है। अल्टीमेटली 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो सैलरी के यहाँ से ही आ रहा है। पर चलिए कुल मिलाकर ये जो भी बदलाव है, ये एक फौरी खुशी तो अदिति देता है जो इस टैक्स रिजीम को अगर ऑप्ट करते हैं। मूविंग टू अदर कैटेगरी, आशीष कुमार जैन जी हमारे साथ हैं, आप बिजनेसमैन हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत करती हूं। आशीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि व्यापारी वर्ग के लिए निर्मला सीतारमण के पिटारे से कुछ बेहतर निकला है, अच्छा निकला है, जो एक चेहरे पर मुस्कान लाता है? फिलहाल तो आपके चेहरे पर मुझे एक मंद मंद मुस्कान दिख रही है। उम्मीद थी ज्यादा की, बट जितनी उम्मीद की थी उस बजट में उतना नहीं मिला है। और जैसे कि टैक्स पेयर को भी काफी अच्छी उम्मीद थी, लेकिन जितनी उम्मीद थी उस अकॉर्डिंग उनको नहीं मिला। एलटीसीजी में रेट्स बढ़ा दिए, एसटीसीजी में रेट बढ़ा दिया है, और एक छोटा सा बेनिफिट दिया है जो 1 लाख की लिमिट होती थी, एग्जम्पशन लिमिट, उसको 1,25,000 कर दिया है। बट इससे ज्यादा की उम्मीद थी। न्यू रिजीम लाए थे, इसको ऑप्शनल के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए नहीं लाए थे। बट अब धीरे धीरे लग रहा है ये ओल्ड रिजीम को रिप्लेस करने के लिए न्यू रिजीम लाया जा रहा है। जबकि जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो एज ए ऑप्शन इसको इंट्रोड्यूस किया था कि ये टैक्स पेयर्स के लिए एक ऑप्शन होगा, दोनों में से जिधर बेनिफिशियल होगा। बट अब बोलते हैं ना, जैसे ओल्ड रिजीम के साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है और उसको अनदेखा करके सिर्फ न्यू रिजीम पे फोकस किया जा रहा है। तो टैक्स पेयर्स के साथ तो थोड़ा सा और अच्छी उम्मीद थी, वो होना चाहिए था। लेकिन जो एमएसएमईज के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया है सर, वो एमएसएमईज के लिए अनाउंसमेंट आपको लगता है कि एक रिवाइवल पर्सपेक्टिव से अच्छा है? हाँ, छोटे यूनिट्स के लिए वो काफी अच्छा है एमएसएमई के लिए। जैसे उन्होंने 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख मुद्रा स्कीम में कर दिया है और दूसरी यूनिट्स खोलने का प्लान किया है, तो वो एमएसएमई के लिए काफी अच्छा है। नहीं, मैंने ये इसीलिए सवाल आपसे पूछा क्योंकि जो एमएसएमईज हैं, आप ये सोचिए कि हम क्योंकि लगातार मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम रूरल डेवलपमेंट की इस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं, और वो अल्टीमेटली इट लीड्स टू बेटर मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया।
आप जैसे जैसे इन छोटे बिजनेसेस को आप प्रमोट करते हैं वैसे वैसे इसका फायदा मिलता है। तो आप अगर बेस को स्ट्रांग रखेंगे, मतलब अगर आप एक नींव को मजबूत करेंगे तो इमारत बहुत मजबूती के तौर पर खड़ी रहेगी। वो विजन 2047 के लिहाज से एमएसएमईज को रिवाइवल पर्सपेक्टिव से ये शानदार ऐलान के साथ आपको लगता है कि बेहतर है? हाँ, ये काफी बेहतर है। जैसे कि था, ये जो था वो काफी अच्छा है। जी ठीक है। अदिति, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और फिर उसके बाद राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी। अब मैं आपसे आपका फेवरेट अगर मैं कैटेगरी कहूं पूरे ओवरऑल बजट में, देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में रुपये कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इस आम बजट में जो उपाय किए गए उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट
आज उपलब्ध हुई है और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। देखने की बात नहीं होता। ये भी कहा गया सर कि 5000 जो 500 बड़ी कंपनियों में। तो अमृतकाल का जो सपना है वो पूरा होगा। ये सभी के लिए बजट है, विकास का बजट है। योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से इस बजट को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया गया। बजट को जाहिर है कि शानदार बताया गया है और शानदार उसको बनाने की कोशिश भी की गई है। देखिए एमएसएमई इसको क्या क्या मिला है, स्क्रीन पर आपको ये सारी जानकारी नजर आएगी। लेकिन इसी बीच में राजीव गुप्ता जी आपके पास आते हुए आप मुझे बताइएगा कि ये बात सही है, गलत है, 50-50 है। ये बहुत अच्छा किसी ने लिखा है कि जो बजट आया है वो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, नौकरियों के लिहाज से अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकल प्रायोरिटीज पर सबसे हाई है। मेरे से पहले भी किसी ने ये बात पूछी थी कि ये पॉपुलिस्ट बजट होगा कि नहीं होगा, और मेरा तब हमेशा से ये मानना रहा है कि ये सरकार पॉपुलिज्म पे बिलीव नहीं करती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ क्षेत्रों का डेवलपमेंट वैसे भी बहुत ज़रूरी है। जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, बिहार, उड़ीसा, ये सारे एरियाज़ अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो उनको ज़्यादा एलोकेशन किया गया है। ये अलग बात है कि वहाँ पर पॉलिटिकल कंपल्शन भी भले ही रही हो, पर एक्चुअली ऑल्सो वो सबसे बड़े राज्य भी हैं, उनमें विकास की ज़रूरत है। और अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़्म वगैरह की डेवलपमेंट करी जाती है तो उससे सब तरीके की चीज़ें साथ आगे अपने आप होती हैं, जैसे कि नौकरियों का क्रिएशन, जॉब क्रिएशंस और विकास। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा बैलेंस्ड बजट है। निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि इतना हमारा कॉम्प्लेक्स देश है, इसमें इतने सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए ये बजट आया है। फाइन प्रिंट में जाएंगे तो और आगे पता चलेगा, पर जैसा एग्रीकल्चर का मुझे लगता है जो करने की कोशिश है, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो जिस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं मुझे लगता है उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो लैंड कंसोलिडेशन मेरे ख्याल से होगा, लैंड कंसोलिडेशन, क्योंकि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी एक क्रिएट करी गई थी, जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू हम उनके उत्पादन को कंज्यूमर तक पहुंचा पाएंगे, मिडलमैन को कम कर पाएंगे। दूसरा, जो एग्रीकल्चर में एक समस्या रहती थी कि कहाँ पे क्या उगाना चाहिए, कभी एक चीज़ ज़्यादा उत्पादन में आ जाती थी, कभी दूसरी, तो वो एक चीज़ ख़राब हो रही है, एक चीज़ के भाव बढ़ जा रहे हैं। तो ये स्किलिंग के थ्रू और सारी चीज़ों के थ्रू ये कोशिश करी जाएगी कि कैसे क्रॉप को ठीक तरह से कहाँ पे क्या कितना करना चाहिए वो किया जाए। तो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत बड़ा फोकस है, जो कि होना भी चाहिए। 50% लोग हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और दूसरी तरफ विमेन एम्पावरमेंट की तरफ पूरा जोर है, एमएसएमईज़ की तरफ पूरा जोर है, क्योंकि हमने बहुत दिन पहले से कहा कि विकसित भारत, मेक इन इंडिया, ये सब सिर्फ नारे नहीं हैं, इनको एक्चुअली आपको धीरे धीरे ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ों में मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझ के किया हुआ बजट है, जिसके बहुत लॉन्ग टर्म रेपरकशंस अच्छे होंगे। सर, और इसीलिए देखिए कहा जाता है अ गवर्नमेंट दैट डिलीवर्स,
आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं आप उसको धरातल पर लेकर आ रहे हैं और इसी विजन की बात प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं। क्योंकि आपने किसानों का जिक्र किया, किसानों के लिए बहुत सारे ऐलान, और आपने जो वेदर टेंडेंसीज रहती थी उससे बचने के लिए अब ऐसी फसलों का जिक्र हो रहा है जो कि इस तरीके के बेमौसम चीज़ों से उनकी पैदावार प्रभावित नहीं होगी। इसके साथ ही नाबार्ड के जरिए किसानों को मदद दी जाएगी। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर नए किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लेकर आएंगे। इसके साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसानों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐलान हैं जो किसानों के लिए किए गए हैं। लेकिन अदिति, आपके पास आते हुए, क्योंकि बीच बीच में पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, इसलिए मैं समझना चाहती हूँ। अखिलेश यादव की अभी एक प्रतिक्रिया आई और डेफिनेटली जो ऑपोजिशन है उसको ये बजट अच्छा नहीं लगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब तक किसानों की समस्या दूर नहीं हो जाती है, जब तक युवाओं के लिए ये कुछ नहीं कर देते हैं, तब तक बजट पूरी तरीके से बेकार है। आंध्र और बिहार को दिए गए पैसे को लेकर उनका कहना है कि सरकार बचानी है तो खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक विपक्ष का पर्सपेक्टिव है, लेकिन बजट में अच्छी चीज़ें शामिल की गई हैं और लगातार सुबह से जब हम एक्सपर्ट से चर्चा कर रहे थे तो वो रूरल डेवलपमेंट पर बार बार फोकस कर रहे थे। तो जहाँ ज़रूरत है रूरल डेवलपमेंट के लिए वहाँ तो पैसा लगाना होगा। देखिए, एक बात सच है, विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष का काम है, विपक्ष नहीं कहेगा कि बजट अच्छा है, जाहिर तौर पे। और विपक्ष संसद में भी जो कर रहा है वो यही कर रहा है कि वो बताना चाहता है कि ये सरकार कमज़ोर है, डिलीवर नहीं कर पाएगी, किसी भी दिन टूट सकती है। आज मौका मिला है कि बिहार और आंध्रा पे इतना बड़ा फोकस, लगभग 60,000 करोड़ तो आपने बिहार को दे दिए, 59 टू बी प्रोसाइज, और 15,000 आंध्रा, और हिडन बहुत है आंध्रा के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी काम करते खुल के करते हैं, अगर उनका सहयोग है। और इसके अलावा सिक्किम तमाम जगह दिया गया है कि डबल इंजन की सरकार है, आपको फायदा मिलेगा। पर ये पॉलिटिकल है। अभी तक ये नजर आ रहा था कि जैसे सेम कैबिनेट थी, ओम बिरला रिपीट हुए, कंटिन्यूएशन की सरकार है, हम किसी के दबाव में नहीं है। इसको कई लोग दबाव की तरह देखेंगे, कई लोग सहयोगियों की तरह सहयोग की तरह देखेंगे। लेकिन अब बात बजट और देश के विकास की बात आपने की है। पहली बात तो चाहे किसी भी देश का बजट हो, किसी भी राज्य का बजट हो, ओवरनाइट और एक साल में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा टारगेट है कि आप उस बजट का 50% उस एक साल में पूरा कर दें। वो बड़ी बात है, क्योंकि हम आज जब इस बजट की बात कर रहे हैं, पिछला बजट कितना इंप्लीमेंट हुआ उसकी तो बात ही नहीं करते। डिलीवरी का अब देखिए, देश में आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था फेवरेट टॉपिक क्या है। सबसे बड़ी बात है रोजगार। अब अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट को समझें, उसमें यह है कि अगर आपको तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है तो उसके लिए 8% नौकरियां बढ़ानी होंगी। यानी कि अगर करें तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ही, पर अगर 7% बढ़ाते तो 1 करोड़ नौकरियां आपको देनी होंगी। अब आज इस बजट में आया है कि आपने 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया है। अच्छी बात है, इंटर्नशिप हो गया, आप स्किल्ड होगे, ट्रेंड होगे, तो आपके लिए एस्पेक्ट ज्यादा खुलेंगे ट्रेनिंग के। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में ग्रसित है। पूर्णिमा, आधी चीज एआई, इन्फोसिस से लेकर जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती थी सॉफ्टवेयर, वो चिंतित हैं कि आधी चीज एआई कर देती है। जितनी भी हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग एआई कर देती है, जिसके लिए 100 लोग कोडिंग करते थे, कोडिंग एआई कर देती है। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, साथ में अब एआई किस लेवल तक जाएगा। तो पहली बात है, हमको कैपिंग करनी पड़ेगी कि कोई भी कंपनी 12% से ज्यादा एआई के उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे हमारा वो कम हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है, अब ट्रेनिंग नहीं होती। पहले क्या होता था, पूर्णिमा, हम जब नए थे, हमको एंकरिंग की ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग, लिखने की ट्रेनिंग, अब आपने देखा होगा उस ट्रेनिंग की कमी आ गई है। अब क्या होता है, आप स्किल्ड हैं, आइए करिए, और करते करते सीखिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पहले सॉफ्टवेयर से लेकर एक बीपीओ में आप जाते थे, ट्रेनिंग मिलती थी कैसे कॉलिंग पे बात करनी। स्किल इंडिया प्रोग्राम का ही हिस्सा हुआ ना। लेकिन पूर्णिमा, कि अगर आप इंटर्नशिप दे रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं तो आपको कंपनीज हाथों हाथ उठाएंगी। उधर भी आप उनका पैसा, उनकी रिसोर्सेज बचेंगे कि पहले आपको सिखा रहे हैं, आपके ऊपर समय दे रहे हैं, आप स्किल्ड हैं तो आप ज्यादा पैसा भी मांग सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप और हम जब जिस एवरेज सैलरी के साथ हमने शुरू किया, आप आज देखिए अगर कोई स्किल्ड है तो उस एवरेज सैलरी से बहुत 3, 4, 5 गुना ज्यादा के साथ इसीलिए हम स्वागत करते हैं इंटर्नशिप की इस बात की। लेकिन जिस स्थिति में, एक प्रैक्टिकल बात समझिए, और ये स्वागत योग्य बात है, स्किल्ड होगे तो आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, आप ट्रेंड होगे, कंपनीज भी आपको हायर करेंगी, क्योंकि आजकल कंपनी को ट्रेन नहीं कर रहा है और आपको लोन मिल रहा है। युवाओं को एजुकेशन, अगर मेरे को एक अच्छे कॉलेज में किसी युवा को लेना है तो उसके लिए आपको 3% लोन का शेयर सरकार दे देगी, वाउचर्स दे रही है। ये बहुत अच्छे चीजें हैं अगर जमीन पर आ जाए। लेकिन सवाल यही है कि हमको सबसे पहले देखना होगा कि जितना एआई आ रहा है ये सारे मार्केट को अफेक्ट करेगा।
नॉट जस्ट किसी एक सेक्टर को, ये सबको अफेक्ट कर रहा है। उसको लेकर हमें रोजगार पर फोकस करने के लिए, और ये हम स्वागत योग्य है कि ट्रेनिंग दी जा रही है, पर हम कोशिश करें कि जो नौकरियां लगे भी तो वो मैक्सिमम नौकरियां लग जाएं, इसमें ट्रेन लोगों को नौकरियां। शिप्रा जी, आपसे इसी को लेकर थे, क्योंकि एआई का जिक्र किया, सुबह एक्सपर्ट्स भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, पर साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि अगर एआई ह्यूमन का काम करता है तो ह्यूमन के लिए भी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अदरवाइज भी खुलेंगी, मतलब उनके लिए ऐसा नहीं है कि कमी हो जाएगी। इस पर मैं आपका टेक चाहूंगी। और दूसरा, स्टार्टअप को लेकर हमने लगातार देखा है कि सरकार किस तरीके से अग्रसर रही है, स्टार्टअप्स उनको लोन देने से लेकर। इस बार एंजल टैक्स जो था उसको स्क्रैप कर दिया गया, लेकिन कहीं कहीं से हटाया तो कहीं कहीं से ले भी रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो हायर LTCGs हैं और STCGs हैं उनको फॉरन इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू करने की बात कर दी गई है, और FNO की बात करें अक्टूबर 1 से उनको लागू कर देंगे, वहां से लेंगे। फिर इसके साथ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो पहले 10% हुआ करते थे, अब उसको 12.5% कर दिया गया है। एंजल टैक्स को स्क्रैप कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि जाहिर है कि अगर आपको खर्च करना है तो आपको अपना जमा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। फिर वो इन जगहों से बढ़ाया जाएगा। इन स्टेप्स को आप कैसे देखती हैं? देखिए पूर्णिमा जी, मैं पहले आपका फर्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, AI थिंक का। क्या होता है ना, अब जब सर्विस सेक्टर शुरू हुआ था भारत में आना 1990 के करीब, तब एक बहुत बड़ा बूम आया था, और जिसकी वजह से एक जब भी इंडिया की कहीं ग्लोबली रिप्रेजेंटेशन होती थी तो यही होती थी कि इंडिया इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री कंट्री। अब ग्रेजुअली पिछले 10 सालों से मोदी सरकार के आने के बाद दे अंडरस्टूड कि आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी, आपको सर्विस इंडस्ट्री से मूव करना पड़ेगा। अब आप जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, आप उनको 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। सर्विस आप जितना एक्सप्लोर कर सकते थे ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो, और उसमें बचा कुचा जो है अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो। हम बाकी कंट्रीज में भी हाईएस्ट है अभी है। हमारे बात चिंता वाली बात है। फिलीपींस वगैरह और वियतनाम में चले गए थे, बिल्कुल चिंता वाली बात है, क्योंकि ग्रेजुअली आफ्टर 5 ईयर्स, मैं 10 भी नहीं बोल रही हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स AI के डेवलप इस लेवल पे आने के बाद जो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली द टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो हैं, उसमें बहुत बड़ा स्लम्प आ जाएगा। अब उसको कवर अप करने के लिए मोदी सरकार अगर ये बोलती है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर रहे हैं, और साथ में जैसे अभी इन्होंने आदित्य ने बताया कि ट्रेनिंग देंगे, इंटर्नशिप देंगे, अब वो लोगों को ग्रेजुअली बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस, आपने सुना होगा स्पीच में भी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि दे विल गेट टू नो कि बिजनेस को कैसे करना है, निटिग्रिटीज क्या होती है बिजनेस में। वो ट्रेनिंग ये नहीं दे रहे हैं कि आपको कैसे एक डेस्क पे बैठ के जॉब करनी है, उनकी इंटेंशन ये नहीं है जो उन्होंने बोला। उनकी इंटेंशन यही है कि एक नया बच्चा जब स्कूल कॉलेज से निकल के आ रहा है तो उसको इस लेवल पे डेवलप किया जाए कि उसका माइंडसेट ये बने कि अगर मैं बिजनेस करने जा रहा हूं तो मैं कहां खड़ा हो सकता हूं, या मेरे को क्या निटिग्रिटीज के ऊपर कंसर्न आना है। अब वो उस लेवल पे जाके वो उसी कंपनी में एब्जॉर्ब हो, या वो अपना न्यू एवेन्यू खोले, वो एक नया उन्होंने ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू किया है। सेकेंडली आप सुनेंगे, आपने सुना होगा एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में उन्होंने फोकस किया, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर उन्होंने किया, फिर उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च के ऊपर भारत स्मॉल न्यूक्लियर रिसर्च, डिफरेंट रिसर्च एवेन्यूज भी स्टार्ट किए उन्होंने, फिर उन्होंने मेडिसिन रिसर्च के लिए भी बातें करी। सो ऑप्शंस दे आर एक्सप्लोरिंग। लेकिन क्या होता है ना, आपको कोई एक नया फील्ड या नया सेक्टर इवॉल्व करने के लिए, आप बायोडीजल का, सोलर पैनल्स के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, वो इंसेंटिवाइज करके आप किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए यू हैव टू गिव 15 to 20 ईयर्स। अब ग्रेजुअली वो डेवलप नहीं होगा, लेकिन AI की ग्रोथ इतनी फास्ट है कि उस ग्रोथ के साथ बाकी सेक्टर्स के ग्रोथ को लाना, मैच करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी मैं आपका भूल गई। नहीं, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो आपके इम्प्लीमेंटेशन एंजल टैक्सेस और इन सब पे किया गया इमीडिएट इफेक्ट। हाँ, मैं इसमें बताती हूँ। इसमें देखिए अभी क्या है, LTCG के अंदर 3 स्लैब्स चलते हैं, मतलब ईयर्स वाइज, कि आपका 1 साल तक आपने होल्ड किया, आप 2 साल तक होल्ड कर रहे हैं, आप 3 साल तक, तो उसको 24 महीने, 36 महीने, 12 महीने जनरली प्रोनाउंस करते हैं। तो अब सरकार ने क्या कर दिया, सिर्फ 12 महीने या 24 महीने कर दिया, 3 साल का पॉइंट हटा दिया, 36 महीने का वेटिंग नहीं है, 12 महीने या 24 महीने, कुछ के लिए 12 कर दिया, कुछ के लिए 24। अभी LTCG में क्या है, कुछ LTCG 10% पे होता था, कुछ 20% पे होता था। अब उन्होंने 20% का स्लैब ही हटा दिया, 10 का भी हटा दिया, 12.5 एवरेज ले आए कि सब 12.5 में कवर हो गए। प्लस 1 लाख की जो एग्जाम्पशंस थी, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह सबके सेल करने पे इक्विटी के होते थे, वो 1 लाख से 1.25 कर दी। तो ग्रेजुअली अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे
तो टैक्स रिलीफ है, क्योंकि 20 वाला पूरा हट के 12.5 आ गया। लेकिन अगर सिर्फ 10 वाले के लिए सोचेंगे तो वो 12.5 पहुंच गया और वो उसके लिए झटका है। हाँ, STCG बढ़ा है, STCG भी 15% लगता था, अब वो 20% की अनाउंसमेंट हो गई और वो इमीडिएट, जैसे आपने बोला इमीडिएट इफेक्ट अक्टूबर 1 से उसको FNO पर तो FNO पर अक्टूबर 1 से, और ये जो है इनको इमीडिएट इफेक्ट 23 जुलाई से एप्लीकेबल हो गया। सो लेकिन इसका मेजर क्या है पूर्णिमा जी, मैं बताती हूँ। अभी आपने देखा होगा जिस दिन भी इलेक्शन रिजल्ट्स आए, मार्केट क्रैश कर गई, सारे विपक्ष ने शुरू कर दिया कि इन्होंने अपना प्लान किया, ये किया। लेकिन क्या हुआ, बट द सेम थिंग हैपेंड टुडे। या लेकिन उसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोविड आया एवरीबडी वाज हैविंग टाइम, तो अगर आप इंडियन मार्केट स्टडी करेंगे तो उसके अंदर FDI, FIIs और कॉर्पोरेट्स पहले इन्वेस्ट करते थे, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए। अब रिटेल इन्वेस्टर्स का, क्योंकि अब वो न्यू है, उनकी अप्रोच क्या होती है, आज गेन दिख रहा है बेच दो, निकाल लो, फिर कल डाल देंगे। अब उसकी वजह से मार्केट पूरी वॉलेटाइल रहती है हर वक्त। तो उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए FNO को STT बढ़ा के मार्केट राइज करता है तो फॉरेन प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, जिसकी वजह से मार्केट पूरा क्रैश कर जाता है। जरा से स्पेकुलेशंस होते हैं, मार्केट अप जाता है, स्पेकुलेशंस अगर निराधार रहते हैं, सो वो रिटेल इन्वेस्टर्स की हैबिट को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए कि वो सस्टेन करें। आई मीन बहुत सारे ऐसे सैलरी क्लास है मैम, जिनका एक हार्ड अर्न मनी वो किसी तरीके से समझदारी के साथ आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इन अदर वेज, लेकिन जब इस तरीके के स्पेकुलेशन और वॉलेटिलिटी होती है तो ऐसे में आपका पैसा, आपका हार्ड अर्न मनी सीधे तौर पर चला जाता है। बट देन एक सुबह भी जब हम चर्चा कर रहे थे, इस बात की चर्चा डॉक्टर मोनिका, कि लोगों में जो सेविंग हैबिट्स हैं अलग अलग, उसको लेकर उनको जानकारी नहीं है। कितना बेहतर हो कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ही इसको इनकॉर्पोरेट कर दें, क्योंकि हमारे पास पैसा है, उस पैसे से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, अपनी कैपिटल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। तो ये भी एक प्रोजेक्शन के साथ अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाए तो मुझे लगता है आने वाले वक्त के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट एक स्टेप माना जाएगा। यहाँ मैं एक पॉइंट उठाऊंगी कि जैसे आपने बोला कि ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, अगर ये इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि टैक्सेशन कैसे मैनेज करना है, अपने रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं, सेविंग्स कैसे करनी है, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, आपने इक्विटी करना, आपको ये बचपन से आना चाहिए। अगर आप देखें तो आजकल के एक नॉर्मल 10वीं क्लास के बच्चे को चेक काटना नहीं आता, उनको नहीं पता कि बैंक में जाके चेक कैसे कैश कराना है। तो ये चीज़ बच्चों को बचपन से इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए उनके सिलेबस में और एकेडमिया में। अगर ये होगा तो वो बचपन से सब कुछ सीखेंगे, उसके साथ बड़े होंगे, और उससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हमारे देश के बच्चों में एक हैबिट आएगा सेविंग का, और उनको फाइनेंशियल नॉलेज आएगा ऑफ कोर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि बच्चों को हेल्थ के ऊपर फोकस करवाना चाहिए, उनके करिकुलम में एडिशन देना चाहिए। सिमिलरली साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वो एक ऐसा मेन मुद्दा है आजकल कि हर कोई साइकोलॉजिकली बहुत ड्रॉबैक फील कर रहा है। तो ये रीज़न है कि अगर साइकोलॉजी को बचपन से इनकॉर्पोरेट किया जाए तो ये सब चीज़ें एक अच्छे सिटीजन बनाने में कोशिश करेंगे। These are very important things. 3 things are very beautiful. कि पहले तो ये होना चाहिए कि आपके पास एक डेटा होता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ, वो एजुकेशन उसको मिलेगी कम बॉटम। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि इफ द बर्थ इज गिवन एंड इफ द बेबी हैज टेकन अ बर्थ, ये सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि आपके पास वो डेटा तो आता ही है कि बच्चा देश के किसी गांव बस्ती में हुआ, वो उसको एजुकेशन का एक बेसिक 10वीं तक का आप सरकार दे रही है, पहले तो ये रिक्वायर्ड है। कांग्रेस ये कह रही है कि युवाओं के लिए झुंझुना पकड़ा दिया गया है, किसान के लिए कुछ भी नहीं है, ना MSP है, ना गारंटी है, ना कर्ज से राहत है, ना डीजल, कीटनाशक, दवाई, खाद की कीमत, कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, SC ST शब्द का बजट स्पीड में इन नामों तक का जिक्र नहीं है। ठीक है, लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट ना देने की सजा भी है, और बीजेपी का SC ST BC विरोधी चेहरा भी है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। बजट राजनीतिक दिखा तो रिएक्शन भी राजनीतिक है, जहाँ पर SC ST का जिक्र आ गया है। देखिए, एक डिसेंट बजट है ये, और विपक्ष के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज RJD के लिए तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। एक सबसे बड़ी बात यह है कि TDP
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 16 सांसद टीडीपी, 16 सांसद जेडीयू, लेकिन जेडीयू के चलते ज्यादा बिहार को मिल गया। कहीं ना कहीं दो जैसे होता है ट्विंस के बीच में भेदभाव लग रहा है। हालांकि जाहिर तौर पे आंध्रा को पता है और खास तौर पे चंद्रबाबू नायडू को पता है कब कैसे क्या निकालना है, लेकिन एक चीज साफ हो गई, ये जो स्पेशल राज्य के दर्जे की जो बात थी अब ये खत्म हो गई। अब ये हो गया कि आपको स्पेशल पैकेज के रूप में सब मिल जाएगा, लेकिन अब राजनीतिक रिएक्शन आना शुरू होंगे। SC/ST का जिक्र आ गया और किसानों के टारगेट विपक्ष करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत किसान है, हरियाणा में बहुत किसान है, तो अभी ऐसी बहुत राजनीतिक बयानबाजी आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर डिसेंट बजट है और आज बिहार के लिए बल्ले बल्ले। बिल्कुल। और देखिए ये भी कह रही है कांग्रेस की देश के गरीब की जिंदगी सुधारने के लिए शून्य है, बस 5 किलो राशन लो और गरीबी में गुजारा करो। कुल मिलाकर जाहिर है कि वो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं विपक्ष के, वैसे ही बजट के रिएक्शंस प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी।